गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी उपागम। इससे पहले के वीडियो में हमने बात करी थी आदर्शवादी उपागम के बारे में। आज हम यथार्थवादी उपागम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यथार्थवादी उपागम का उदय क्यों हुआ और कैसे हुआ। हमें ये समझना होगा कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके कारण यथार्थवादी उपागम का जन्म हुआ। हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो यथार्थवादी उपागम है उसका जन्म आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। आदर्शवादी उपागम का संबंध इस बात से था कि क्या होना चाहिए। आदर्शवादी उपागम के समर्थक विचारकों का ये मानना था कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था होनी चाहिए जो न्याय पर आधारित हो, अहिंसक हो, नैतिकता पर आधारित हो। इनका विश्वास था विश्व शांति में। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आदर्शवादी उपागम को लेकर बहुत रिसर्च हुए। राष्ट्रसंघ की स्थापना भी आदर्शवादी उपागम से ही प्रेरित थी, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय बाद राष्ट्रसंघ की असफलताएं सबके सामने नजर आने लगती है कि राष्ट्रसंघ अनसक्सेसफुल हो जाता है। और राष्ट्रसंघ जो असफल हुआ, अगर हम उसके कारणों के बारे में जानने का प्रयास करें कि राष्ट्रसंघ असफल क्यों होता है, तो आप देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हो जाती है, लेकिन इसी बीच जर्मनी में हिटलर का उदय होता है, इटली में मुसोलिनी का उदय होता है। ये दोनों विस्तारवादी नीतियां अपनाते हैं और राष्ट्रसंघ इनको रोक पाने में असफल रहता है और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये माना गया था कि हम एक ऐसी विश्व व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं जो न्यायपूर्ण हो, अहिंसक हो, विश्व शांति पर आधारित हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय विचारक थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्टडी करने वाले शोधकर्ता थे, उनको ये लगा कि इस आदर्शवादी उपागम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझ सकते। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो हमें एक नई अप्रोच अपनानी पड़ेगी और उस नई अप्रोच को नाम दिया गया यथार्थवादी उपागम। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ हम दो बातें ध्यान रखेंगे कि एक तो जो यथार्थवादी उपागम है इसका जन्म आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आदर्शवादी उपागम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझ पाए, इसलिए यथार्थवादी उपागम का जन्म हुआ। दूसरी बात, यथार्थवादी उपागम का जन्म होता है एक तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। यद्यपि अगर हम देखें तो अगर हम मेकियावेली की बात करें तो मेकियावेली के चिंतन में हमें यथार्थवाद दिखाई देता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका प्रयोग शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच जितनी भी इंसिडेंट्स घटित हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उससे ये समझ लिया गया था कि इस तरीके से हम ये जो हमारा तरीका है स्टडी करने का, इस तरीके से हम कभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ सकते। तो यथार्थवादी उपागम का जन्म होता है आदर्शवादी उपागम के विरोध स्वरूप, और इसका ओरिजिन हुआ सिस्टमैटिकली रूप से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। देखिए, मेकियावेली का ये कहना था कि मनुष्य, शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखिए, मेकियावेली ने चार चीज़ों को इम्पॉर्टेंट बनाया कि चार चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि युद्ध में किन चीज़ों से हमें शक्ति मिलती है, तो चार चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो मनुष्य, मैन पावर, दूसरा है आर्मी, अस्त्र शस्त्र आपके पास होना चाहिए, धन आपके पास होना चाहिए, और रोटी से अभिप्राय है कि भाई हमारे पास खाद्यान्न होना चाहिए अपनी आर्मी के लिए। तो ये चार चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, और इनमें भी मेकियावेली का कहना था कि दो चीज़ें अधिक इम्पॉर्टेंट है, और वो दो इम्पॉर्टेंट है
मनुष्य एवं शस्त्र। तो मेकियावेली ने शस्त्र को इम्पोर्टेंट माना है मनुष्य के बाद, और उनका कहना है कि यदि मनुष्य के पास अस्त्र शक्ति है, शस्त्र शक्ति है, तो धन एवं रोटी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन रोटी एवं धन से मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मेकियावेली का ये जो कथन है, जिसमें मेकियावेली कह रहे हैं कि मनुष्य और शस्त्र महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं यहीं से हमें यथार्थवादी उपागम के दर्शन होते हैं। देखिए, यथार्थवादी उपागम की अगर हम मूल मान्यता की बात करें कि यथार्थवादी उपागम का बेस क्या है, तो देखिए यथार्थवादी विचारक ये मान के चलते हैं कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष सदैव किसी ना किसी रूप में बने रहते हैं। विरोध एवं संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम है। तो यथार्थवादी उपागम संघर्ष और विरोध को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक शाश्वत नियम मानते हैं। यथार्थवादी उपागम कहते हैं कि दो राष्ट्र कभी भी सहयोग की अवस्था में नहीं रह सकते। दो राष्ट्रों के बीच में संघर्ष होना और विरोध होना ये लाजमी है। जैसे कि हम बात करें, जैसे भारत की, अगर हम इंडिया की बात करें, तो हम ये देखिए, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को हम बात कर रहे हैं कि हम विश्व शांति में विश्वास करते हैं, हम साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के विरोधी हैं, हम पंचशील में विश्वास कर रहे हैं, हम गुटनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। तो हमारे आदर्श तो बहुत अच्छे हैं और भारत ने हमेशा इनको फॉलो करने का प्रयास भी किया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि भारत का किसी दूसरे राष्ट्र के साथ विरोध नहीं है या संघर्ष नहीं है। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि हमने दूसरे कंट्रीज़ को बहुत सहायता भी प्रदान की है और मतलब बियॉन्ड द लिमिट जाके हमने हेल्प भी करी आपदाकालीन स्थितियों में। तो भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रों के बीच हमेशा विरोध बना रहेगा, संघर्ष बना रहेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है, जो आज हम देखते हैं कि राष्ट्रों के बीच हमेशा किसी न किसी रूप में विरोध बना हुआ है, संघर्ष बना हुआ है। तो ये एक वास्तविकता है। तो यथार्थवादी उपागम यही मान के चल रहा है कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष सदैव किसी न किसी रूप में बना रहेगा। राष्ट्रों के बीच संघर्ष होना ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक शाश्वत नियम है। अब यहाँ हम इसको आदर्शवादी उपागम से कंपेयर करते हैं। देखिए, आदर्शवादी उपागम तो ये मान के चलता है कि भाई विश्व शांति स्थापित की जा सकती है, हम एक ऐसी विश्व व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें राष्ट्रों के बीच में केवल सहयोग हो, केवल एक ऐसे संबंध हो जिसमें संघर्ष नहीं हो, न्यायपूर्ण संबंध होंगे, एक ऐसा समाज हो सकता है जो नैतिकता पर आधारित हो। इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हम बना सकते हैं। लेकिन यथार्थवादी उपागम ये मान के चल रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम राष्ट्रों के बीच में परमानेंटली सहयोग स्थापित कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच में संघर्ष या विरोध हमेशा किसी ना किसी रूप में बना रहेगा। और ये हम देख भी सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ईरान, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन, है ना। तो हमने जनरली देखा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है कि हर युग में राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष बना रहा है। देखिए, नेक्स्ट जो मेन बात कहता है यथार्थवादी उपागम, वो मेन बात दूसरी ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य कुंजी राष्ट्रहित है। यथार्थवादी उपागम ये मान के चलता है कि हर कंट्री अपने इंटरनेशनल रिलेशंस किस आधार पे बनाता है, तो वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाता है राष्ट्रहित के आधार पर। हर देश की विदेश नीति का केवल एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है राष्ट्रहित। कई बार एक देश ये कहता है कि हम ऐसा नैतिकता के लिए कर रहे हैं या हम ऐसा लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो यथार्थवादी उपागम ये मानता है कि ये सब बातें मिथ्या है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई भी देश अपनी विदेश नीति का संचालन जिस चीज के लिए करता है वो चीज है राष्ट्रहित। तो राष्ट्रहित सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक देश का हर एक काम जिससे प्रेरित होता है वो है राष्ट्रहित। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो मुख्य कुंजी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने वाली अगर कोई चीज है तो वो चीज है राष्ट्रहित। अब देखिए आगे क्या कहते हैं
कि राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। दूसरी बात यह है, अब हम राष्ट्रीय हित क्या है हमारा, इसे हम कैसे जानेंगे? हम क्या माने कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट किस में है? तो यथार्थवादी उपागम कहता है कि राष्ट्रीय हित का मतलब है राष्ट्रीय शक्ति का विकास। जिस चीज से हमारी राष्ट्रीय शक्ति का विकास हो रहा है वो हमारा राष्ट्रीय हित है। तो राष्ट्रीय हितों को फुलफिल करने का जो तरीका है वो है राष्ट्र की शक्ति का विकास। अर्थात कोई भी कंट्री अगर कोई भी डिसीजन ले रहा है किसी इंटरनेशनल इशू पर, तो वो किससे इंस्पायर्ड हो रहा है? राष्ट्रीय हित से। अब राष्ट्रीय हित क्या है, हम किसे राष्ट्रीय हित मानेंगे? तो राष्ट्रीय हित वो है जिससे कि राष्ट्र की शक्ति का विकास हो रहा है। तो राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। अब देखिए, यथार्थवादी उपागम एक और जो इंपॉर्टेंट बात कहता है वो ये कहते हैं कि शक्ति एवं हित के आधार पर ही राजनीति के वास्तविक कार्यकर्ताओं के कार्यों को समझा जा सकता है। कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो जो कार्य कर रहे हैं, अगर हमें उनके कार्यों को समझना है, हमें ये समझना है जैसे कि हम मान लीजिए हम हिटलर को समझना चाहते हैं कि हिटलर के द्वारा जो भी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित डिसीजन लिए गए, या चर्चिल के द्वारा जो डिसीजन लिए गए, रूजवेल्ट के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए, अगर हम उनको समझना चाहें कि उन्होंने विदेश नीति के संबंध में जो डिसीजंस लिए उनके वो डिसीजंस किस चीज़ से प्रेरित थे, तो अगर हम उनको समझना चाहें तो जिस चीज के आधार पर हम उनको समझ सकते हैं वो है शक्ति और राष्ट्रीय हित। अर्थात शक्ति और राष्ट्रीय हित के आधार पर ही हम राजनीति के वास्तविक कार्यकर्ताओं के कार्यों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर ही लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। यथार्थवादी उपागम कहता है कि हमें विदेश नीति संबंधी जो हमारे डिसीजन है, किसी भी देश को अपनी विदेश नीति से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना है तो वो किस आधार पर लेना चाहिए? वो लेना चाहिए राष्ट्रीय हित के आधार पर, न कि नैतिक सिद्धांतों या भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। अर्थात यथार्थवादी उपागम ये कहता है कि भाई एक तरफ हमारे नैतिक सिद्धांत है, नैतिक मूल्य हैं, तो एक राष्ट्र के जो नैतिक मूल्य हैं और व्यक्तिगत जो नैतिक मूल्य हैं उनको हम एक साथ नहीं ले सकते। हमें, जैसे हम कहते हैं कि हमें नैतिकता का पालन करना चाहिए, नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए, लेकिन एक राष्ट्र के लिए नैतिक सिद्धांतों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका राष्ट्रीय हित। तो जब आप फॉरेन पॉलिसी संबंधी डिसीजंस लेंगे तो आप नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखेंगे। आपका उस समय जो मेन एलिमेंट है जिसके आधार पर आपको डिसीजन लेना है वो है नेशनल इंटरेस्ट, जो आपके देश के हित में है। आप उस आधार पर डिसीजन लेंगे, न कि इस आधार पर कि नैतिक सिद्धांत क्या हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रमुख यथार्थवादी विचारक कौन कौन से हैं। तो इनमें है जॉर्ज कैनन, राइनॉल्ड नेबूर, जॉर्ज श्वेजनबर्गर, हेनरी किसिंजर और हंस मॉर्गेंथो, ये प्रमुख यथार्थवादी विचारक हैं। अब देखिए, हंस मॉर्गेंथो प्रमुख विचारक माना जाता है और हंस मॉर्गेंथो का ये कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य कुंजी राष्ट्रीय हित है, जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। ये चर्चा अभी हमने की है और इस विचार का प्रतिपादन किया था मॉर्गेंथो ने। मॉर्गेंथो का ये कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य कुंजी राष्ट्रीय हित होती है, जिसे हम केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही समझ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, मॉर्गेंथो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक उद्देश्य रखती है। मॉर्गेंथो का यह कहना था कि प्रत्येक संबंध की भांति जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी शक्ति के लिए संघर्ष है।
मॉर्गेंतो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष को महत्वपूर्ण माना है और उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो हमेशा शक्ति होता है। तो हंस मॉर्गेंतो ने शक्ति संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व माना है। उनका कहना है कि शक्ति संघर्ष को समझकर ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकताओं को समझ सकते हैं। अब हम इसकी आलोचना देख लेते हैं। कुछ प्रमुख आलोचना अगर हम करें तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो यथार्थवादी उपागम है वो शक्ति को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानता है। हम ये कह सकते हैं कि शक्ति और शक्ति संघर्ष ये एक महत्वपूर्ण तत्व है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, लेकिन ये ही संपूर्ण नहीं है। राष्ट्रों के बीच में सहयोग का भी अपना महत्व है और कई बार हम देखते हैं कि शक्ति संघर्ष से ज़्यादा राष्ट्रों के बीच जो सहयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करता है। दूसरी चीज, शक्ति की परिभाषा करना जटिल है। शक्ति कितनी है, क्या है, यह नापना अत्यंत जटिल है। देखिए, शक्ति एक ऐसा एलिमेंट है कि हम ये क्लियर कट नहीं कह सकते कि हम इस राष्ट्र को शक्तिशाली मानेंगे और इस राष्ट्र को कम शक्तिशाली मानेंगे। तो शक्ति क्या है, इसको परिभाषित करना, शक्ति को नापना, ये एक बहुत जटिल तत्व है। थर्ड है, यथार्थवाद का लक्ष्य राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार है और यह शांति विरोधी है। अगर हम केवल यथार्थवादी उपागम को ही स्वीकार करें, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए, तो चूंकि यथार्थवादी उपागम का मेन फोकस क्या है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मेन संचालक तत्व है, हमें राष्ट्रीय हित पर फोकस करना चाहिए, हमें शक्ति पर फोकस करना चाहिए और शक्ति संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है। अगर हम यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं तो हर कंट्री का ये लक्ष्य हो जाएगा कि वो अधिक से अधिक शक्ति गेन करे, अधिक से अधिक पावर गेन करे। वो संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष की बात ज़्यादा होने लगेगी, शक्ति संघर्ष की बात ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि हर राष्ट्र ये समझेगा कि केवल शक्ति बढ़ाना, और चूंकि जब शक्ति आप बढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रों के इंटरेस्ट आपस में टकराएंगे और शक्ति के लिए संघर्ष होगा। तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष पर बेस्ड हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं हम शक्ति संघर्ष देखते हैं तो कहीं हम सहयोग भी देख रहे हैं। लेकिन अगर हम केवल यथार्थवाद को ही एकमात्र सही उपागम एक्सेप्ट करते हैं तो अर्थात हर राष्ट्र का फोकस होगा राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार करना, और अल्टीमेटली ये जो उपागम है ये विश्व शांति के लिए विश्व शांति के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो आलोचक ये कहते हैं कि ये जो उपागम है ये विश्व शांति का विरोधी है। थैंक यू।